जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और दूसरा, अगर हम लिफ्ट में अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इनर्शिया से इनर्शियल वर्ड बना है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट then it want to be in rest, and if it is in motion then it want to be in motion. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और अगर कोई मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कांस्टेंट मोशन से वो मूव कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द बॉडी इज एनालाइज्ड, जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी को हम एनालाइज कर रहे हैं। एंड ऑल द फ्रेम्स विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से वही चीज, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। आर सेड टू बी inertial frame of reference. In such frame of reference, all the three laws of Newton, Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law of motion is applicable. I hope आप लोगों को समझ में आया कि आपको की पॉइंट क्या दिमाग में रखना है कि एक्सेलरेटेड मोशन अगर हुआ तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, बॉडी जो है कांस्टेंट मोशन से घूम रही है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसका कि ट्रेन, लोकल ट्रेन है या कोई भी ट्रेन है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट एक ही स्पीड से, राइट, एक ही वेलोसिटी से जा रही है, तो हम उसके अंदर, डिब्बे के अंदर अगर हम क्रिकेट भी खेलना चाहें ना तो खेल सकते हैं, राइट? यस। और उसमें अगर हम लोग ट्रेन में ही अपने जगह पे ऐसे जंप करके वापस आए तो क्या होगा? वी विल बी बैक एट द सेम पोजीशन, राइट? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों सेम प्लेस पे आएंगे? बिकॉज ऑफ द इनर्शियल, बिकॉज ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो हमारे लिए क्या हुआ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इमेजिन करो कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। यस, अगर कोई बॉडी इक्वेटर पे है तो उसका जो स्पीड है, लगभग इक्वेटर पे है अगर बॉडी, तो उसका जो स्पीड है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो 1600 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर अर्थ पे कोई बॉडी है जो इक्वेटर पे है और इतना स्पीड से घूम रहा है तो हम फिर भी कुछ फील नहीं करते, बिकॉज अर्थ हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो भी कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट स्पीड। तो ये कंसेप्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आप इससे और रिलेटेड एग्जांपल्स है कि आप एक कार में बैठे हैं, कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो आप ऐसे ऊपर से एक चना टॉस करके आप सीधा मुंह अपना ओपन किए तो चना जो है आपके मुंह में ही आएगा, बिकॉज उस कार के लिए वो चना या आप जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या आपके लिए वो कार जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई, राइट? सेम वे अगर हम ये कंसिडरेशन करें कि एक एलिवेटर है, वो किसी हाइट से ब्रेक हो गया उसका स्ट्रिंग, अगर वो एलिवेटर नीचे आ रहा है एंड बाय द सेम टाइम आपके हाथ में एक बॉल है, एंड एज यू टॉस द बॉल, व्हाट हैपेंस विद द बॉल? जैसे आपने टॉस किया उसी समय स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। देन व्हाट विल हैपन विद द बॉल? बॉल के साथ क्या होगा? इट विल बी बैक ऑन द सरफेस और इट विल बी इन एयर, बिकॉज स्ट्रिंग तो टूट गया है, तो फ्री फॉल हो रहा है। किसका? एलिवेटर का। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉल जो है वो नॉर्मली आके इंसिडेंट होगा किस पे?
गिरेगा, सरफेस पे गिरेगा, एल्दो एवरीथिंग इज इन एयर, फिर भी बॉल नीचे गिरेगा, बिकॉज बॉल के लिए ये जो एलिवेटर का फ्रेम है इट विल बी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप आप लोग को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया। और ये क्या होगा, एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। अब है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which does not follow the law of inertia, simply any accelerated frame। यहां हमने क्या बताया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बॉडी तो एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, ये कंपलसरी है। और अगर होगा तो एक्सीलरेशन जीरो हुआ तब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और यहाँ पे एक्सीलरेटेड फ्रेम है, अगर एक्सीलरेटेड हुआ तो एक्सीलरेशन का कुछ तो वैल्यू होगा। सो अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू हुआ तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो वही लिखा है, एनी फ्रेम accelerated from frame of reference is said to be non-inertial frame of reference. In such frames, all the three laws of Newton are not applicable as such. In order to apply Newton's laws of motion in a non-inertial frame, along with all other forces as pseudo force and pseudo forces Ma must be applied on the body. So to the direction of acceleration of the frame, like अगर आप बाइक पे जा रहे हो और हमेशा एक्सेलरेट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ऊपर से आप पानी पी लो, तो ऊपर से पानी बॉटल से आप गिराओगे तो वो पानी आप पी नहीं सकते, वो पानी पीछे चला जाएगा, बिकॉज बाइक का एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। सो दैट कंसेप्ट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है कि ये पूरा एक फ्रेम है जो एक्सीलरेट कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, बट इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी सपोज यहाँ पे है, इसका वेट है तो ये mg हो गया, और ये टेंशन है बॉडी का जो रिजिड सपोर्ट से अटैच है, तो ये टेंशन है, टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी t cos थीटा, बिकॉज आपने पढ़ा द साइड अटैच विद द थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये t cos थीटा हो गया और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट t sin थीटा हो गया। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। और अगर एक्सीलरेटेड मोशन हुआ जो यहाँ है, यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स जो हम लोग ma लिखते हैं दैट विल बी जीरो बिकॉज एक्सीलरेशन इज जीरो, राइट। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कंडीशन हो गई, यस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्यूडो फोर्स एक्ट होगा, एक्सीलरेशन होगा, तो हमें दो कंडीशंस मिलेंगी, mg is equals to t cos theta, mg is equals to t cos theta, and दूसरा ma is equals to t sin theta। यहाँ ये जो एक्सेलरेशन है वो स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट behind the inertial and non-inertial frame of reference. So I hope आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा। तो inertial frame of reference and non-inertial frame of reference का हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आया। तो अब हम लोग एक ऐसा ही केस लेंगे जो जिसमें इनर्शिया फॉलो हो रहा हो, और अगर हम एलिवेटर के अंदर हैं और हमने एक वेइंग मशीन रखा है, तो जब हम ऊपर जाएंगे एलिवेटर से, मतलब एलिवेटर ऊपर जा रही है तो हमारा नेट वेट क्या होगा, और जब एलिवेटर नीचे जा रहा है तो हमारा वेट क्या होगा। हम कंडीशन लेंगे कि उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है और कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या केस होगा, वी विल सी दैट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसके पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कंडीशन बता दिया, ऑलरेडी लिख दिया था इक्वेशन, फिर भी यहाँ पे वो इक्वेशन है, तो इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमने सब रिजॉल्व कर दिया।
फ्रेम आउटसाइड द एक्सेलरेटेड कार, उसके बाहर का। तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट हमारा t cos थीटा mg, हमने बताया कि अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, और हम रिजॉल्व t को करेंगे तो द साइड अटैच विद द थीटा विल बी कंपोनेंट ऑफ cos थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिला mg इज इक्वल्स टू t cos थीटा, mg इज इक्वल्स टू t cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए क्या कंडीशन आएगी? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए वी विल गेट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है t sin थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू ma, बट वो जीरो होगा, राइट, t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, बट इस केस में इट विल बी जीरो, राइट, यस। नेक्स्ट केस यहाँ पे हम लोग बात करें तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए t cos theta is equals to mg, या mg is equals to t cos theta, and for horizontal acceleration of the body ma is equals to t sin theta. We will get ma is equals to t sin theta. That's all. अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, जो ऑलरेडी हमने बताया कि एलिवेटर में अगर हम मूव कर रहे हैं तो क्या केसेस होंगे। यहाँ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब एक वेइंग मशीन है, वो हमने लिफ्ट के अंदर रखा है और उसके ऊपर हम खड़े हो गए। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा हमारा नेट वेट, और जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो हमारा वेट अलग होगा। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, बट काम कैसे करता है हम उसके बारे में बात करें तो लिफ्ट एक्सिलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये पहला वाला केस है कि लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में हम लोग देखें कि ये ऊपर जा रहा है, वेट किधर एक्ट हो रहा है बॉडी का? नीचे। यहाँ पे सपोज लिफ्ट में हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो वेट हमारा है mg नीचे, और जो स्ट्रिंग अटैच है लिफ्ट से वो टेंशन T है, तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स इज बिगर, तो हमें मिलेगा T माइनस mg वर्टिकल फोर्सेस, एंड इट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स जिससे ये ऊपर जा रहा है, तो दैट इज ma, करेक्ट। तो जो टेंशन होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो रीडिंग जो होगा T इज इक्वल्स टू वो ma, सॉरी यहाँ T माइनस mg है ना, T माइनस mg, तो ma माइनस के बजाय ये यहां से आ गया तो प्लस हो गया, तो T प्लस mg, सो इट विल बी ma प्लस g। ये रीडिंग हमारा क्या होगा? तो यहां ध्यान से हम देखें, ये g से बड़ा है, g प्लस a है, तो ज्यादा वेट बताया जाएगा। नॉर्मल वेट जो है बॉडी का उससे ज्यादा वेट वेइंग मशीन बताएगा, कब? जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट केस है कि लिफ्ट एक्सिलरेट हो रहा है, बट विद द लिफ्ट इज नॉट एक्सिलरेटिंग, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक्सिलरेशन जीरो है, तो कांस्टेंट स्पीड है, वर्टिकली अप तो जा रहा है बट नॉट एक्सिलरेटिंग, इट इज विद कांस्टेंट स्पीड, एक्सिलरेशन विल बी जीरो, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया, लिफ्ट एक्सिलरेटिंग नहीं है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड अगर कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो चाहे अपवर्ड का हो या डाउनवर्ड का हो, दोनों केसेस में क्या होगा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है, तो नेट T माइनस mg, क्योंकि डाउनवर्ड वेट हमारा mg है, इज इक्वल्स टू नेट फोर्स ma है, बट एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो हो गया, सो T माइनस mg इज इक्वल्स टू जीरो, सो T विल बी इक्वल्स टू mg। जो टेंशन है वही हमारा वेट होगा, राइट। तो ये ज्यादा रीडिंग नहीं बताएगा, जितना हमारा एक्चुअल वेट है उतना ही वेट बताएगा वेइंग मशीन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, दोनों के केसेस में सेम होने वाला। नेक्स्ट केस है लिफ्ट एक्सिलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अब नीचे आ रहा है विद एक्सिलरेशन, नीचे आ रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है? mg, तो mg
माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा है, टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन, हम लोग इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज एम ए, बिकॉज दिस बॉडी का मास m है और इट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट वेट जो हमारा टेंशन है वो हम चाहिए, ये साइड हमें निकालना है और ये आ जाएगा mg माइनस एम ए, राइट। तो m कॉमन हो गया, ये g माइनस ए हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू t, टेंशन। तो टेंशन या जो वेट है, टेंशन इज काइंड ऑफ वेट ओनली, तो वेट जो है वो g माइनस ए होगा, तो g माइनस ए करेंगे तो g तो फिक्स्ड है 9.8, 9.8 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो एक्सीलरेशन और कम हो जाएगा, सो वेट हमें कम बताएगा। तो क्या समझा आपने कि अगर आप वेइंग मशीन में खड़े हैं और वेइंग मशीन ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो, एक्सीलरेटेड हो, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सीलरेटेड मोशन से ऊपर जाएगा, तो जो हमारा एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा वेट वेइंग मशीन बताएगा। दूसरा केस है कि एक्सीलरेटेड मोशन से वेइंग मशीन नीचे आ रहा है, तो हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे कम वेट बताएगा, कम बताएगा। और तीसरा केस है कि अगर एलिवेटर जो है वो कैसे मूव कर रहा है, विद द कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो जो वेट है हमारा mg वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो वेइंग मशीन हमें हमारा एक्चुअल वेट सिर्फ एक केस में बताएगा, जब एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। आई होप सारे कंडीशन आप लोगों को समझ में आए और ये वीडियो भी समझ में आया। तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।